दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों की बात चल रही हो और उस वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का नाम न लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सिकंदर हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है कि जिसको यूरोप के साथ साथ दुनिया के और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने एक विश्व विजेता के तौर पर पेश किया है। यानी एक ऐसा ताकतवर इंसान कि जिसने हमारी दुनिया के ज्यादातर हिस्से को फतह कर लिया था। आपको बताते चलें कि सिकंदर अपने बाप की मौत के बाद बहुत कम उम्र में ही एक बड़ी फौज लेकर अपने महल से इस इरादे के साथ निकला था कि अब वो पूरी दुनिया को फतह करेगा। और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने रास्ता में आने वाली हर ताकत को मिट्टी में मिला दिया था। जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें जंगों के मैदान में सिकंदर की ताकत को देखकर उसके सामने घुटने टेक रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी सल्तनतें तो बिना लड़े ही सिकंदर की डर की वजह से उसकी इताअत कबूल कर ले रही थीं, यानी उसको अपना बादशाह मान ले रही थीं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो आप लोगों के सामने ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि उसके दौर में तो हमारी इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि जो उससे जीत सका हो या फिर उसको टक्कर दे सका हो, लेकिन सिवाय एक इंसान के। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही एक राजा था, जिस राजा को आज इतिहास में राजा पोरस के नाम से याद किया जाता है। आपको बताते चलें कि राजा पोरस की गिनती इतिहास के उन चंद लोगों के साथ की जाती है कि जिनके साथ इतिहास ने तो नाइंसाफी की ही, साथ ही साथ उनके अपने लोगों ने भी उनको भुला दिया और उनके देश के लोगों ने ही उनको वो अहमियत यानी वैल्यू नहीं दी कि जो उनको मिलनी चाहिए थी। हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में राजा पोरस के बारे में इस दुनिया को जो कुछ भी मालूम है उसमें से ज्यादातर चीजें यूरोपियन किताबों से ही मालूम की गई हैं। यानी भारत देश की किताबों में ही राजा पोरस के बारे में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इस बारे में कि आखिर राजा पोरस कौन थे और उन्होंने किस तरह से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को खाक में मिला देने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम का मुकाबला किया था। तो चलिए आज की अपनी इस हिस्टोरिकल कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा पोरस की पैदाइश कब हुई और उनका बचपन कैसे गुजरा और उन्होंने अपनी सल्तनत को कैसे हासिल किया था, इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि 327 BC में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 327 साल पहले राजा पोरस की सल्तनत जहलम नदी के पास उस इलाके में मौजूद थी कि जो इलाका आज के दौर में पाकिस्तान देश में मौजूद है। जिस दौर में सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला हुआ था, उसी दौर में ही भारत के इलाके में भी पोरस नाम की एक नई ताकत जन्म ले रही थी। धीरे धीरे राजा पोरस छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि अब उसको नंदा एम्पायर और ईरान के ताकतवर एम्पायर की टक्कर का समझा जाने लगा था। मगर दूसरी तरफ अब सिकंदर भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस ईरान की सल्तनत के बॉर्डर पर आ चुका था कि जिस ईरान की सल्तनत को राजा पोरस का पड़ोसी माना जाता था। आपको बताते चलें कि ये ईरानी सल्तनत उस दौर में इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसको सिकंदर के बाद दुनिया पर हुकूमत करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा दावेदार समझा जाता था। यही वजह थी कि सिकंदर को भी इस सल्तनत को खत्म करने के लिए कई जंगें करनी पड़ी थीं और इन सारी ही जंगों में सिकंदर ने बड़ी बुरी तरह से ईरान के बादशाह को हराया था। आखिरी बार जब सिकंदर और ईरान के हुक्मरान यानी दारा के बीच जंग हुई तो इस जंग में सिकंदर ने दारा को इतनी बुरी तरह से हराया था कि दारा की न सिर्फ पूरी की पूरी फौज बिखर गई थी बल्कि इसके ज्यादातर सिपह सालार भी मारे गए थे। ऐसी ही बुरी और डरावनी हालत में अब दारा ने फौरन अपने पड़ोसी हुक्मरान यानी राजा पोरस को एक खत लिखा, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि ऐ राजा, मेरी बदकिस्मती की दास्तान सुनो। सिकंदर रूम से अपनी सारी फौज लेकर हमारे इलाके में घुस आया है, जिसकी वजह से अब न मेरा दबदबा बाकी रहा, न मेरा ताज, न मेरे बच्चे और न ही मेरे रिश्तेदार बाकी रहे हैं। उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको इतना खजाना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसके अलावा इतिहास में तुम्हारा नाम बाकी रहेगा और एक दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। ये खत पढ़ते ही राजा पोरस ने फौरन अपनी तरफ से हाथियों का एक बड़ा दस्ता ईरान के हुक्मरान की मदद के लिए रवाना कर दिया। मगर बदकिस्मती से सिकंदर को पहले ही अपने जासूसों के जरिए से इस मदद के आने की खबर मिल गई थी। इसीलिए अब उसने इस मदद के पहुंचने से पहले ही एक बार फिर से दारा के ऊपर बड़ी जबरदस्त तरीके से हमला किया और इस बार दारा की बची कुची फौज को भी तबाह कर दिया।
دارا کی آدھی فوج تو ماری گئی، جبکہ بچی ہوئی آدھی فوج نے دارا کو ہی مار ڈالا اور اس کے بعد سکندر کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا۔ لیکن دوستو، راجہ پورس کی طرف سے ہاتھیوں کے ذریعے ایران والوں کے لیے بھیجی گئی اس مدد کی وجہ سے اب سکندر کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ایران کے پار بھی ابھی ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ جو میرے سامنے جنگ میں کھڑی ہو سکتی ہے، یعنی جو میرے سپنے کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ اسی لیے اب اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اس طاقت کو بھی ختم کرنے کے بعد ہی اس علاقے سے واپس ہوگا۔ ایران پر پوری طرح سے کنٹرول ہو جانے کے بعد اب سکندر افغانستان کے راستے سے بھارت کی طرف نکل پڑا اور راستہ میں پڑنے والے سبھی چھوٹے بڑے قبیلوں کو اپنا فرما بردار بھی بناتا گیا۔ بھارت میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ٹیکسلا کے راجہ، کہ جس کو امبی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس نے سکندر کا بڑے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا۔ اس کے لیے ایک جشن کا بھی انتظام کیا، جس جشن میں پوری رات شراب اور شباب کا لطف اٹھایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، راجہ امبی نے سکندر کو نہ صرف بہت سارے قیمتی تحفے دیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی مدد کے لیے کچھ ہاتھی اور 5000 سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل کر دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راجہ امبی ایک ایسا کمزور اور عیاش بادشاہ تھا کہ جو نہ صرف جنگوں سے ڈرا کرتا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ راجہ پورس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ صرف راجہ امبی ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں پائے جانے والے سبھی چھوٹے بڑے حکمرانوں نے یا تو سکندر کی اطاعت قبول کر لی تھی یا پھر خاموش بیٹھ کر راجہ پورس کی بربادی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دستور کے مطابق سکندر نے راجہ پورس کے دربار میں بھی اپنا ایک آدمی روانہ کیا تھا اور راجہ پورس کو یہ آفر دیا تھا کہ اگر وہ میری اطاعت قبول کر لے، یعنی مجھ کو اپنا بادشاہ مان لے، تو میں اس سے بنا جنگ کیے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور پورے امن کے ساتھ اس کو اس کی حکومت بھی چلانے دوں گا۔ لیکن راجہ پورس نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب سکندر غصے سے لال ہو کر اپنی پوری فوج کے ساتھ راجہ پورس پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مگر دوستو، پانی سے بالکل اوپر تک بھرے ہوئے دریائے جہلم نے سکندر کا راستہ روک لیا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سکندر اس ندی کو پار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہیں ندی کے دوسری طرف راجہ پورس اپنی پوری فوج کو لے کر اس تیاری کے ساتھ کھڑا تھا کہ جیسے ہی سکندر کی فوج اس دریا کو پار کرے گی، ہم ان پر دھاوا بول دیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ فوج کے معاملے میں اس جنگ میں راجہ پورس کی کنڈیشن سکندر سے کہیں بہتر تھی، یعنی پورس کے پاس سکندر سے زیادہ طاقتور فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ راجہ پورس کے پاس لگ بھگ 300 ایسے ہاتھی بھی موجود تھے کہ جن کو اچھی طرح سے جنگ کے لیے ہی ٹریننگ دی گئی تھی، اور اس دور میں تو ہاتھی کو جنگ کا ایک بڑا ہتھیار مانا جاتا تھا، کیونکہ دشمن فوج کے گھوڑے ہاتھی کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور اپنے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی کو نیچے گرا دیا کرتے تھے۔ آخرکار کئی دنوں کی محنت کے بعد اور بہت ساری چھوٹی بڑی جھڑپیں ہو جانے کے بعد ایک دن رات میں سکندر اپنی ہوشیاری کے بلبوتے پر اس ندی کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ندی کو پار کرتے ہی سب سے پہلے سکندر کا مقابلہ راجہ پورس کی ایک چھوٹی سی فوج کی ٹکڑی سے ہوا تھا، جس کی سپہ سالاری اس وقت راجہ پورس کا بیٹا ہی کر رہا تھا۔ اس چھوٹی سی فوج کو سکندر نے بڑی آسانی کے ساتھ ہرا دیا تھا، اور اس کے بعد راجہ پورس اور سکندر اعظم کے بیچ آمنے سامنے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں تو اپنے جنگی تجربوں کی وجہ سے سکندر پورس کی فوج پر حاوی ہو گیا اور جنگ کے اس میدان میں پوری طرح سے چھایا رہا۔ مگر جیسے ہی راجہ پورس نے اپنے ہاتھیوں کو جنگ کے میدان میں اتارا تو جنگ کا پورا پاسا ہی پلٹ گیا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر کی فوج کو جنگ کے میدان میں ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھیوں کی وجہ سے سکندر کی پوری فوج میں افراتفری مچ گئی۔ یورپین اتہاسکار خود لکھتے ہیں کہ ہاتھیوں کی وجہ سے ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ سکندر کی فوج کے زیادہ تر سپاہی رونے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یا تو ہم واپس چلے جائیں یا پھر راجہ پورس سے مل جائیں۔ مگر سکندر نے ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بازیگر ثابت کیا اور ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ جس نے ایک بار پھر سے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اپنے تیر کے ذریعے سے اس بڑے جانور یعنی ہاتھی کی صرف اور صرف آنکھ پر نشانہ لگائیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کچھ فوجیوں کے ہاتھ میں آگ تھما کر ہاتھیوں کے قریب بھیج دیا۔ آگ کو دیکھ کر اب ہاتھی گھبرا گئے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ہاتھی اندھے ہو جانے کی وجہ سے بھی پاگل ہو گئے اور انہوں نے اب سکندر کی فوج کی بجائے اپنی فوج کو کچلنا ہی شروع کر دیا۔
इतिहासकारों की माने तो इस जंग में पोरस के हाथियों ने उसकी अपनी फौज को ही जितना नुकसान पहुंचाया था, उतना नुकसान तो सिकंदर खुद भी नहीं पहुंचा सका था। इसके अलावा पोरस की फौज में मौजूद रथ गाड़ी ने भी उसकी हार में एक अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि मैदान में हद से ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ हो गई थी और इस रथ गाड़ी के पहिए उन कीचड़ों में फंस जा रहे थे। फिलहाल दोस्तों, ये खतरनाक जंग पूरी खूरेजी के साथ लगभग 8 घंटे तक जारी रही थी। दोनों ही फौजों का बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था। खुद राजा पोरस और सिकंदर भी बड़ी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से अब सिकंदर की तरफ से जंगबंदी की अपील की गई, लेकिन राजा पोरस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार अब सिकंदर ने जंगबंदी की अपील करने के लिए अपनी तरफ से राजा पोरस का ही एक ऐसा दोस्त भेजा था कि जो वैसे तो राजा पोरस का बहुत पक्का दोस्त था, लेकिन वो बहुत पहले ही सिकंदर के खेमे में शामिल हो चुका था, यानी उसने सिकंदर की साइड को चूज कर लिया था। आपको बताते चलें कि अपने दोस्त के बहुत ज्यादा समझाने के बाद अब राजा पोरस भी जंग बंद करने पर राजी हो गए थे। रही बात इस जंग के रिजल्ट की यानी नतीजे की, तो यूरोपियन इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जंग सिकंदर की जीत के साथ खत्म हुई थी और बाद में सिकंदर ने पोरस की बहादुरी और उसकी बातों से इम्प्रेस होकर न सिर्फ उसको माफ कर दिया था, बल्कि उसके सारे इलाकों को भी वापस लौटा दिया था। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग इस बात को ऐतिहासिक तौर पर जांचने की कोशिश करें तो शायद इसमें इतनी ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती है, क्योंकि भले ही सिकंदर हमारी दुनिया के इतिहास का एक ताकतवर और होशियार जंगजू था, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो जितना ज्यादा ताकतवर था उतना ज्यादा जालिम भी था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया था कि जिनको वो पहले माफ कर चुका था। इसके अलावा इसने दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े शहर सिर्फ इसलिए जलाकर राख कर दिए थे क्योंकि उसमें रहने वाले लोगों ने इसको अपना बादशाह कबूल नहीं किया था। तो भला वो राजा पोरस को कैसे छोड़ सकता था कि जिसने उसकी फौज को वो नुकसान पहुंचाया था कि जो उससे पहले उसको कोई भी नहीं पहुंचा सका था। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इतिहास की ये मशहूर जंग बराबरी के साथ खत्म हुई थी, यानी ना तो इसमें सिकंदर की जीत हुई थी और ना ही राजा पोरस की। हालांकि दोस्तों, इस जंग के बाद सिकंदर भारत के और भी अंदर आना चाहता था, मगर राजा पोरस की फौज ने सिकंदर की फौज का वो हाल कर दिया था कि अब उसकी फौज लड़ने के लायक नहीं बची थी और फौज के दबाव में ही सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।